हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी रैप अप। हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेलो। तो जितने भी स्टूडेंट जेडीए जेलो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरजीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान स्टैंप एक्ट पूछा जाता है, तो देखिए मैंने इस एक्ट को भी कवर कराना स्टार्ट कर दिया है। लास्ट वीडियो में मैंने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 2 तक समझाया था। आप सबके बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे मिले, आप लोगों को समझ आ रहा है। क्योंकि जब मैंने जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मुझे काफी डाउट था कि पता नहीं आप लोगों को मेरा पैटर्न समझ आएगा या नहीं आएगा, लेकिन सीरियसली आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए और आप लोगों ने कहा कि अब आगे के जो भी एक्ट्स हैं आप उनको भी कवर कराइए। तो अभी तक जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट हमारा खत्म हो चुका है, राजस्थान टेनेंसी एक्ट खत्म हो चुका है, रजिस्ट्रेशन एक्ट खत्म हो चुका है और हम कर रहे हैं राजस्थान स्टैंप एक्ट। इसको भी हम जल्दी से खत्म करके फिर हम जो नेक्स्ट हमारा एक्ट होगा उसको स्टार्ट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको खुद ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि हमने कितना इजी तरीके से हम अपने ये जो एक्ट्स है इनको कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। तो देखिए, अगर आपने लास्ट की वीडियो हमारी नहीं देखी थी जिसमें डेफिनेशन क्लॉज था, हमने हर एक डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझा था। अब हमें कवर करना है सेक्शन 3, और मैं आपको बता देती हूँ हर सेक्शन के साथ मैंने उससे रिलेटेड एमसीक्यूज लिखे हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हम हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हुए जाएंगे। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। अब देखिए सेक्शन 3 किस बारे में बात करता है, तो देखो सेक्शन 3 बात कर रहा है अब ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे जो चार्जेबल होंगे। अब देखो, इतना ज्यादा टेक्निकल वर्ड यूज कर दिया इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि कौन से रिटन डॉक्यूमेंट होंगे जो चार्जेबल होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से एक्ट्स कवर करा रही हूँ, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबको हो, एक क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग हो। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेक्शन 3 ने क्या कहा, इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी। सेक्शन 3 एक्सप्लेन करता है विच इंस्ट्रूमेंट या विच डॉक्यूमेंट आर लायबल फॉर स्टैंप ड्यूटी अंडर राजस्थान स्टैंप एक्ट। ठीक है, अब देखिए कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज है जिन पर स्टैंप ड्यूटी लगेगी। तो देखिए स्टैंप ड्यूटी पेबल ऑन, अब स्टैंप जो ड्यूटी है वो किस पर लगेगी, अगर इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड इन राजस्थान, अगर जो दस्तावेज है राजस्थान में क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है, निष्पादित हुआ है, तो फिर उस डॉक्यूमेंट पर स्टैंप ड्यूटी लगेगी। एनी डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन द शेड्यूल and executed in Rajasthan after commencement of this act is chargeable with stamp duty। ठीक है, जो दस्तावेज किस में दिए गए हैं, शेड्यूल में दिए गए हैं, और वो दस्तावेज राजस्थान में बनाए गए हैं, तो फिर क्या होगा, उन पर स्टैंप ड्यूटी लगेगी। लेकिन याद रखना आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, और ये एक्ट कब कमेंसमेंट में आया, तो ठीक है हम साथ के साथ ये एस्पेक्ट भी देख लेते हैं कि ये एक्ट कब कमेंसमेंट में आया। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ। देखो 24 मार्च को तो इसको एसेंट मिली और 27 मई 2004 को ये कमेंसमेंट में आया, 27 मार्च 2004। ठीक है, आप अगर आप देखेंगे तो एक्ट कब का है, 1998 का है, और ये इफेक्ट में कब आ रहा है, मतलब लागू कब से हो रहा है, 2004 से। ऐसा नहीं है कि 1998 1999 लिख दे तो आपको लगे हाँ यही हो सकता है, क्योंकि जो मोस्टली एक्ट होते हैं वो उसी ईयर में या उसके नेक्स्ट ईयर में लग जाते हैं। ठीक है, लागू हो जाते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं है। ये 1998 का एक्ट है और कब से लागू हो रहा है, 27 मार्च 2004। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 3 में हमने ये पढ़ लिया कि इसके बाद से 2004 के बाद से अगर कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है, मेंशन है शेड्यूल में और उसको एग्जीक्यूट कर दिया राजस्थान में, तो अब उस पर स्टैंप ड्यूटी लगेगी। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट है आउटसाइड राजस्थान, ठीक है, अगर राजस्थान के बाहर अगर कोई दस्तावेज बना है तो क्या, a document executed Rajasthan is also chargeable
इफ अगर डॉक्यूमेंट आपका जो निष्पादित हुआ है वो राजस्थान के बाहर हुआ है, तब भी उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी अगर इट रिलेट्स टू वर्क डन इन राजस्थान, उसका उस डॉक्यूमेंट का संबंध राजस्थान में होने वाले कार्य से है। आप एग्जीक्यूट बेशक से राजस्थान से बाहर कर आ रहे हैं, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट में जो कुछ लिखा है उसका जो काम आपने उस डॉक्यूमेंट में लिखा है, अगर उसका जो इफेक्ट है राजस्थान में आएगा, तो फिर आपको वो डॉक्यूमेंट भी क्या कराना पड़ेगा, आपकी उस डॉक्यूमेंट पे भी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। देखो स्टैम्प ड्यूटी वो लगाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू इसी से मिल रहा है, ठीक है। तो आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड राजस्थान वाले केस में आपको याद रहेगा कि अगर उसका जो वर्क रिलेट कर रहा है राजस्थान से, ठीक है। दूसरा, इफ इट इज रिलेट्स टू प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के अंदर वो प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है और आपने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करा दिया दिल्ली में जाकर, इसका मतलब ये नहीं है स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, स्टैम्प ड्यूटी फिर भी लगेगी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी सिचुएटेड है राजस्थान में, या फिर उसको रिसीव किया गया है राजस्थान में, ठीक है। या तो राजस्थान स्थित संपत्ति से संबंधित हो, या फिर वह राजस्थान में क्या हो, प्राप्त हो। तो ये दो चीजें आप याद रखना। फिर उन डॉक्यूमेंट पे भी क्या लग जाएगी, स्टैम्प ड्यूटी लग जाएगी। इवन आपने अपना जो दस्तावेज है उसको राजस्थान के बाहर निष्पादित किया हो, जैसे कि एक सेल डीड है, ठीक है। क्या है? एक सेल डीड है। सेल डीड आपको पता है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी को बेचते हैं, जो और दूसरा जो पर्सन होता है प्रॉपर्टी को खरीदता है, तो जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये काम होता है, जिस दस्तावेज के थ्रू ये प्रॉपर्टी बेची जाती है, उसको हम सेल डीड कहते हैं। तो ये जो सेल डीड है ऑफ जयपुर प्रॉपर्टी, सेल डीड किसकी बनी है? जयपुर में प्रॉपर्टी है, एग्जीक्यूट उसको कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है, एंड ब्रॉट टू राजस्थान। फिर उस डॉक्यूमेंट को कहाँ लेकर आया गया है? राजस्थान लेकर आया गया सेल डीड को। तो इट विल अट्रैक्ट राजस्थान स्टैम्प ड्यूटी। तो फिर अब क्या होगा, उस पर राजस्थान स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, ये बात याद रखना है। लेकिन देखो, अब ये जो सेक्शन 3 है ना, ये जो जनरल बात है ये सबको पता होगी, लेकिन जब आपका एमसीक्यू बनेगा तो आपको क्या लगता है इतना इजी एमसीक्यू बन जाएगा? नहीं, एमसीक्यू बनेगा आपका एक्सेप्शन से। हमेशा याद रखना, जब मैं एक्सेप्शन कराऊं तो उसको आपको ध्यान से सुनना है, डायरेक्ट साथ में लेके बैठना, अंडरलाइन करते हुए जाना है, और जो कीवर्ड मैं आपको मार्क कराती हूँ वो आपको लिखते जाने हैं, ठीक है। अब देखिए इसके एक्सेप्शन क्या कहता है कि कब ये स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है। व्हेन दिस स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट पेबल, कब नहीं लगेगी? इफ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, या तो जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है पर्सन, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है या गवर्नमेंट कर रही है, या फिर वो गवर्नमेंट के फेवर में एग्जीक्यूट किया जा रहा है, फिर उस केस में क्या नहीं होगा? उस केस में स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। क्योंकि जो स्टैम्प ड्यूटी है बेसिकली उसका काम क्या होता है? गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना। अब गवर्नमेंट अपना काम करा रही है, फिर स्टैम्प ड्यूटी दे रही है, फिर उस स्टैम्प ड्यूटी का यूज खुद के लिए कर रही है, इट डजंट मेक एनी सेंस। इसीलिए गवर्नमेंट के केस में इसको एक्सेप्शन में डाल दिया, अपवाद में डाल दिया कि नहीं, इन लोगों पर क्या है, स्टैम्प ड्यूटी, राजस्थान स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है। दूसरा, ट्रांसफर सेल ऑफ शिप्स रजिस्टर्ड अंडर मर्चेंट शिपिंग एक्ट। मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड जहाज होते हैं या पोत होते हैं, वो जो ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन पर भी ये स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है। उस पर भी क्या लगेगी? ये स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड जहाज पोत के जो ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन पर भी ये क्या नहीं लगेगी? स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। ये याद रखना, मर्चेंट शिपिंग एक्ट वाले, ठीक है। तो बताइए, स्टैम्प ड्यूटी स्टैम्प ड्यूटी इज चार्ज्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट जो शेड्यूल में मेंशन है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, इंस्ट्रूमेंट मेंशन्ड इन सेक्शन, तो सेक्शन में नहीं, शेड्यूल में। क्योंकि आपने अगर लास्ट जेएलओ एग्जाम देखा था, अगर दिया होगा तो आपको पता होगा कितना डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी थे वहां पर, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा वही मेरिट में आएगा, ठीक है, उन्हीं का एग्जाम क्लियर होगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो हर किसी को आते हैं, ठीक है। तो स्टैम्प ड्यूटी शेड्यूल में दिए गए दस्तावेजों पर लगती है। सेकंड क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड राजस्थान, ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है आउटसाइड राजस्थान तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी कब?
जब वो रिलेट कर रहा है टू राजस्थान प्रॉपर्टी वर्क। ठीक है, यदि दस्तावेज राजस्थान की संपत्ति कार्य से संबंधित है तो ड्यूटी लगेगी। अब देखो, हमने जब सेक्शन 3 पढ़ा, हमने सेक्शन 3 को हेडिंग वाइज भी देखा। ठीक है, उसके अंदर जो एक एस्पेक्ट था, हमने क्या किया वो भी कवर किया। ठीक है, साथ के साथ हमने क्या किया, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू बन रहे थे, ठीक है, हमने वो भी कवर किए। और एमसीक्यू भी हमने कोई नॉर्मल नहीं कवर किए, एप्लीकेशन बेस्ड भी किए हैं। ठीक है, सिर्फ ऐसा ही नहीं किया कि सेक्शन 3 किस बारे में बात करता है, नहीं, हमने इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। अब देखिए, विच डॉक्यूमेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम ड्यूटी, ऐसे कौन से दस्तावेज है जिन पर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती, ऐसे दस्तावेज जिन पर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती, बताइए। तो जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी। अब आप देखिए, ये सेक्शन 3 को हमने समझा, तो हमने सेक्शन 3 को समझने में लगाए 7 से 8 मिनट। लेकिन अब एक भी क्वेश्चन अगर आपका यहां से बनेगा तो आप गलत नहीं करके आएंगे। और यही मेरा हमेशा से एक पर्पस रहा है कि अगर मैं कोई चीज कवर करा रही हूँ तो उसको इतनी एक एक बारीकी चीज समझाई जाए कि स्टूडेंट को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम उस सेक्शन से ना आए जिसको मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 3A, सरचार्ज ऑन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, देखो, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल स्टैंप ड्यूटी, जो नॉर्मल स्टैंप ड्यूटी लगी है उसको छोड़कर स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज एडिशनल सरचार्ज। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एडिशनल क्या है, सरचार्ज लगा सकती है। ठीक है, ये याद रखना है कि क्या जो नॉर्मल स्टैंप ड्यूटी होती है उसके अलावा भी एडिशनल चार्जेस लगाए जा सकते हैं, बिल्कुल लगाए जा सकते हैं, लेकिन कौन लगाएगा, स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करेगी। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम सरचार्ज कितना लग सकता है, तो मैक्सिमम सरचार्ज लग सकता है अप टू 10% ऑफ स्टैंप ड्यूटी। जो स्टैंप ड्यूटी है, ठीक है, जो स्टैंप ड्यूटी है उसका कितना लग सकता है, 10%, ज्यादा से ज्यादा उसका 10% ही आप एडिशनल सरचार्ज के तौर पर लगा सकते हैं। पर्पस क्या है, अगर रोड डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, रेल ट्रांसपोर्ट पर्पस है, अगर कम्युनिकेशन सिस्टम और सेवरेज, ड्रेनेज, पब्लिक यूटिलिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत राज फंडिंग, अगर ये सब पर्पस हैं तो फिर स्टैंप ड्यूटी के साथ साथ आपसे एडिशनल सरचार्ज भी लगाया जा सकता है। ठीक है, और दिस सरचार्ज इज एडिशनल टू नॉर्मल स्टैंप ड्यूटी। तो सामान्य स्टैंप ड्यूटी के अलावा राज्य सरकार अतिरिक्त सरचार्ज लगा सकती है। अधिकतम कितना है स्टैंप ड्यूटी का, 10% तक। किस उद्देश्य से लगा रही है, सड़क का विकास करना है, रेल व्यवस्था करनी है, बिजली संचार, सीवरेज, ड्रेनेज, सार्वजनिक सुविधाएं, नगर पालिका व पंचायती राज संस्थाओं का वित्त पोषण। ठीक है, तो अब ये सरचार्ज अलग से लिया जाता है। एग्जाम्पल, स्टैंप ड्यूटी कितनी है, 10,000, सरचार्ज नोटिफाई किया गया 10%, तो सरचार्ज कितना हो गया 10,000 का। अगर हम स्टैंप ड्यूटी 10,000 है, ठीक है, तो इसका 10% क्या हो गया, 1,000 हो गया। तो फिर कितना ज्यादा से ज्यादा आप सरचार्ज ले सकते हैं, 1,000। ठीक है, तो टोटल पेबल कितना होगा, 11,000 रुपए। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम सरचार्ज अंडर सेक्शन 3A में एक्सटेंड टू, आप कितना ज्यादा अधिकतम जो है सरचार्ज लगा सकते हैं सेक्शन 3A के अंदर, 10%। ठीक है, सरचार्ज किस लिए यूज हो रहा है, पर्सनल इनकम के लिए करती गवर्नमेंट नहीं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है तो। देखो, अब आपको ऐसे कंफ्यूज कर देंगे इलेक्शन एक्सपेंसेस, फिर आपको लगेगा कि इलेक्शन भी तो गवर्नमेंट का काम है, तो हो सकता है इलेक्शन एक्सपेंसेस हो। नहीं, हमने इलेक्शन के बारे में पढ़ा ही नहीं है। अब हमें सिर्फ इतना देखना है कि डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो क्या होगा, सरचार्ज को फिर लगाया जा सकता है। तो सरचार्ज का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हेतु किया जाता है। अब देखिए सेक्शन 3B, सरचार्ज फॉर काउ कंजर्वेशन। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे ये हेडिंग लिखी है, हो सकता है कि जो डियर एक्ट में हेडिंग है उससे ये अलग हो सकता है। क्यों, क्योंकि मैंने हर एक सेक्शन का जिस्ट लिखा है, तो अगर हेडिंग बहुत बड़ी है तो बेसिकली उसका जिस्ट क्या है मैंने उस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लिखा है मैम और आपने ऐसा लिखा है, तो एक बार पढ़ के देखा करो कि क्या दोनों की सेंस सेम आ रही है। इफ यस, तो फिर क्या उसमें प्रॉब्लम है। अब देखिए, क्योंकि अगर मैं
उसकी जो हेडिंग है उसको एज इट इज उतार दूंगी, फिर क्या फायदा, फिर आपको क्या समझ आएगा कि बेसिकली हम उसमें क्या लिखा है। हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के पर्पज से, तो हमें देख के समझ आना चाहिए कि हाँ सेक्शन 3A, तो सेक्शन 3A बात कर रहा था हमारा सरचार्ज से रिलेटेड, एडिशनल सरचार्ज, ठीक है। सेक्शन 3B, तो सेक्शन 3 बात कर रहा था सरचार्ज फॉर काउ कंजर्वेशन। अब देखिए, एडिशनल सरचार्ज में ऑल्सो बी इम्पोज्ड। अब देखिए, एडिशनल सरचार्ज इम्पोज किया जा सकता है किस लिए, फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ काउस एंड देयर प्रोजेनी, ठीक है। तो गाय और उसके वंश के संरक्षण हेतु, ठीक है, गाय और उसके वंश के संरक्षण हेतु अतिरिक्त सरचार्ज लगाया जा सकता है। अब देखिए मैक्सिमम सरचार्ज कितना लग सकता है अगर काउ कंजर्वेशन की बात है तो, अप टू 20% ऑफ स्टैंप ड्यूटी। कितना? अप टू 20% ऑफ स्टैंप ड्यूटी। दिस इज सेपरेट फ्रॉम नॉर्मल ड्यूटी, ये नॉर्मल ड्यूटी से अलग होगा, एंड इट इज ऑल्सो सेपरेट फ्रॉम सेक्शन 3A सरचार्ज। तो सेक्शन 3 में बात की थी उससे अलग है, सेक्शन 3A में बात की थी उससे भी अलग है, ठीक है। सेक्शन 3B में जो आप क्या कर रहे हैं, सरचार्ज लगा रहे हैं। फंड्स कलेक्टेड आर यूज्ड फॉर काउ प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट। ये जो एकत्र राशि है ये गौ संरक्षण में उपयोग होगी, इसको याद रखना। काउ कंजर्वेशन की बात हो रही है 20% और डेवलपमेंट की बात हो रही है तो 10% ऑफ स्टैंप ड्यूटी। तो जैसे स्टैंप ड्यूटी 5,000 है, काउ कंजर्वेशन सरचार्ज लग रहा है तो 20% तक लगा सकते हैं। तो इसका कितना हुआ, 1,000 हुआ। तो स्टैंप ड्यूटी 5,000 होने पर उसका 20% सरचार्ज 1,000 होगा, तो मैक्सिमम कितना होगा, 6,000 रुपए तक का लग सकता है। अब देखिए सेक्शन 3B, सेक्शन 3B में जो सरचार्ज लग रहा है, ठीक है, ये जो एडिशनल आप पे कर रहे हैं स्टैंप ड्यूटी के अलावा, वो किस लिए है, वो है काउ कंजर्वेशन से रिलेटेड, गाय संरक्षण से संबंधित है। मैक्सिमम सरचार्ज कितना लग रहा है सेक्शन 3B में, मैक्सिमम सरचार्ज लग रहा है 20% ऑफ स्टैंप ड्यूटी, ठीक है। अब देखिए, पेमेंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी इन कैश। अब आप इस सेक्शन में क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 4 में जो नॉर्मली स्टैंप ड्यूटी है उसको कैसे पे किया जाता है, यूजिंग स्टैंप पेपर और स्टैम्प्स, ठीक है। यही होता है ना, जो नॉर्मली क्या होता है, स्टैंप ड्यूटी स्टैंप पेपर पर दी जाती है, ठीक है। बट सेक्शन 4 अलाउ करता है कि आप पेमेंट कर सकते हैं स्टैंप ड्यूटी की इन कैश, स्टैंप पेपर पर ना देकर आप कैश में भी स्टैंप ड्यूटी की पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्या नकद में भी आप जमा करा सकते हैं स्टैंप ड्यूटी को। अब तो इसका मेन पॉइंट देखिए, तो इंस्ट्रूमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन प्लेन और अनस्टैम्प्ड पेपर। इसका मतलब क्या हुआ, जो दस्तावेज है आपका डॉक्यूमेंट है वो साधारण कागज पर भी बनाया जा सकता है। साधारण कागज का मतलब क्या हुआ, अनस्टैम्प्ड पेपर पर, ठीक है। आपने क्या किया, एक अनस्टैम्प्ड पेपर था, एक नॉर्मल पेपर था, उस पर अपना जो है उस पर आपने अपना जो भी दस्तावेज बनाना था, इंस्ट्रूमेंट बना लिखना था, आपने वो लिख दिया। अब स्टैम्प ड्यूटी में बी पेड सेपरेटली इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब क्या है, स्टैम्प ड्यूटी को अलग तरीके से, जैसे भी तरीका है उस तरीके से क्या है जमा किया जा सकता है, क्योंकि आपका अनस्टैम्प्ड पेपर है। फिर आफ्टर पेमेंट प्रूफ इज शोन। अब भुगतान की यहाँ पर क्या है, आफ्टर पेमेंट प्रूफ इज शोन, ऑफिसर एंडोर्स द ड्यूटी पेड ऑन डॉक्यूमेंट। अब क्या है, आपने स्टैम्प ड्यूटी को अलग से पे कर दिया, अब क्या होगा, भुगतान जो किया है उसको प्रमाण देने पर अधिकारी दस्तावेज पर एंडोर्समेंट करेगा। फिर आपने दिखाया कि देखिए, जो भी उससे रिलेटेड ऑफिसर है, आपने उसको बोला कि देखिए मैं ये ऑलरेडी इस डॉक्यूमेंट, ये जो अनस्टैम्प डॉक्यूमेंट है इसका जो स्टैम्प ड्यूटी है मैं इसको पे कर आया हूँ। तो अब वो जो ऑफिसर होगा वो उस दस्तावेज पर एंडोर्स कर देगा, उस दस्तावेज पर लिख देगा क्या, कि अब जो पेमेंट है वो क्या हो चुकी है, जो स्टैम्प ड्यूटी है वो पे हो चुकी है, और वो ऐसा डॉक्यूमेंट पे लिख देगा। नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अनस्टैम्प्ड पेपर है, उस पे लिख दिया ड्यूटी इज पेड, ठीक है। अब सच एंडोर्समेंट डॉक्यूमेंट इज ट्रीटेड एज ड्यूली स्टैम्प्ड। अब वो जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट था उसको कैसे ट्रीट करेंगे हम, ऐसा दस्तावेज को हम क्या मानेंगे, ड्यूली स्टैम्प्ड, मतलब विधि पूर्वक स्टैम्प्ड माना जाएगा। आ गया समझ आपको, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, एक सेल डीड है उसको टाइप किया गया नॉर्मल पेपर पर, ठीक है। बायर ने क्या किया, बायर ने पे कर दी स्टैम्प ड्यूटी,
ठीक है, खरीदार जो था उसने ऑनलाइन या फिर नकद में स्टैम्प ड्यूटी जमा कर दी, और जो रजिस्ट्रार है, ठीक है, उसको क्या करा, वो रिसीट जो है दिखाई। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार एंडोर्स कर देगा, ठीक है, रजिस्ट्रार एंडोर्स कर देगा पेमेंट ऑन डीड, वो जो सेल डीड है, अब उस पर क्या लिख देगा रजिस्ट्रार की एंडोर्समेंट कर दिया गया है, मतलब ये जो ड्यूटी पे कर दी गई। अब ये जो डॉक्यूमेंट है बिकम लीगली स्टैम्प, अब इस दस्तावेज को विधिक रूप से स्टैम्प माना जाएगा, ठीक है। अंडर सेक्शन 4 डॉक्यूमेंट में बी एग्जीक्यूटेड ऑन, तो अंडर सेक्शन 4 आप डॉक्यूमेंट को किस पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक अनस्टैम्प्ड पेपर पर भी कर सकते हैं, सेक्शन 4 बात ये करता है, ठीक है। कौन एंडोर्स करता है स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट, स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट हो चुकी है, ये कौन एंडोर्स करता है, कौन लिखता है, रजिस्ट्रार लिखता है, या जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो स्टैम्प ड्यूटी भुगतान का एंडोर्समेंट रजिस्ट्रार करता है। अब एंडोर्समेंट जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो डॉक्यूमेंट है एंडोर्समेंट वाला, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, अब हम उसको ट्रीट करेंगे ड्यूली स्टैम्प्ड। एंडोर्समेंट के बाद दस्तावेज ड्यूली स्टैम्प्ड माना जाता है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 4A राउंडिंग ऑफ फ्रैक्शंस, ये सेक्शन कहता है व्हाइल कैलकुलेटिंग, ठीक है, जब आप क्या कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन के दौरान ड्यूटी, ठीक है, वो जो सरचार्ज जो एक्स्ट्रा लग रहे थे, स्टैम्प ड्यूटी, सरचार्ज, कोई फीस है, वो अलाउंसेस है, फ्रैक्शंस आर राउंड ऑफ, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी, सरचार्ज या फीस की जब गणना में राशि को क्या किया जाएगा, राउंड ऑफ किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि रूल क्या है, 50 पैसे और मोर, तो उसको हम कैसे करेंगे, रुपये में, और अगर लेस देन 50 पैसे होगा तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, जैसे कि 20 रुपीज .51 पैसे हैं या 50 पैसे हैं, 20 रुपीज पॉइंट हमारे हैं 50 पैसे या 51, तो हम इसको 26 रुपीज करेंगे, जो नेक्स्ट रुपी आ रहा है। और अगर 20 रुपीज और 40 पैसे हैं तो फिर हम उसको 20 रुपीज ही रहने देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे 40 पैसे को, ठीक है। एग्जाम्पल 100 रुपए .50, तो 101 रुपए, और 100 से 40 ये 100 रुपए माना जाएगा। अब देखिए एमसीक्यू 250.60 विल बी राउंड ऑफ करके क्या बनेगा 251, ठीक है। 500.40 विल बिकम 500 ही रहेगा, तो 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाता है। अब देखिए सेक्शन 5 सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स इन वन ट्रांजैक्शन। अब क्या है, इफ वन ट्रांजैक्शन यूजेस मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, क्या हो रहा है, एक ही ट्रांजैक्शन है और उसमें क्या है, बहुत सारे दस्तावेज उपयोग किए गए हैं, एक ही ट्रांजैक्शन के लिए कई दस्तावेज उपयोग किए गए। अब क्या होगा, ओनली वन मेन डॉक्यूमेंट जो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है पेज फुल ड्यूटी। अगर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, एक ही ट्रांजैक्शन है लेकिन उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, ठीक है, उस केस में क्या होगा, तो जो मेन डॉक्यूमेंट है, जो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, वो ही क्या करेगा, फुल ड्यूटी पे करेगा, जैसे कि, और जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट है वो पे करेंगे ओनली 200 रुपए ईच, ठीक है। अब जैसे मैं आपको, ये कहाँ अप्लाई होता है, ये देखो पहले, ये जो ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे सेल की ट्रांजैक्शन है, ठीक है, आपने सेल की कोई प्रॉपर्टी है ना, या मॉर्गेज पर आपने कोई प्रॉपर्टी थी, उससे रिलेटेड अब आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, अग्रीमेंट किया आपने कोई, उसके रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स है ना, ये भी एक मॉर्गेज का टाइप होता है, जब आप अपने टाइटल डीड्स को डिपॉजिट कर देते हैं लोन लेने के लिए, तो उससे रिलेटेड फिर क्या है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है, या सेटलमेंट से रिलेटेड मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है। इस केस में क्या होगा, पार्टीज में चूज विच डॉक्यूमेंट विल बी प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। अब पार्टी बताएगी देखो इसमें से जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट है ना, ये ए है, ए डॉक्यूमेंट हमारा प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, तो हम प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है, तो हम इस पर ही अपनी जो स्टैम्प ड्यूटी है फुली जो है पे करेंगे, ठीक है, याद रहेगा। अब एग्जाम्पल देखिए, होम लोन ट्रांजैक्शन है, अब उसके अंदर मॉर्गेज डीड होगी, क्योंकि हमने अगर होम लोन लिया है तो उसका मतलब यही हुआ ना कि हमने अपने होम को तो एज अ सिक्योरिटी रख दिया और लोन ले लिया, तो मॉर्गेज हो गया, तो ये मॉर्गेज डीड बनी, ठीक है, उसमें अग्रीमेंट भी है, उसमें मेमोरेंडम भी है, तो ओनली जो मेन मॉर्गेज डीड है ना वो ही फुल ड्यूटी
स्टैम्प ड्यूटी पे किया जाएगा उस पर, और जो बाकी बचे हुए डॉक्यूमेंट्स होंगे वो 200 रुपए पर पेज आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, ये याद रखना। देखो कितना इजी तरीके से हम पढ़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, इसको इसी तरीके से आप अपने बेयर एक्ट में मार्क करते हुए जाना। अब देखिए, अगर एक ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन एक ही है, ठीक है, या तो सेल डीड ही है या फिर मॉर्गेज ही है ना, एक ही ट्रांजैक्शन है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, फुल ड्यूटी जो होगी वो किस पर पे की जाएगी, तो पूर्ण ड्यूटी किस पे पे की जाएगी, जो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है उस पर। अदर सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसको कैसे चार्ज किया जाएगा, 200 रुपीज पर डॉक्यूमेंट। ठीक है, अन्य दस्तावेजों पर 200 रुपए ड्यूटी लगेगी। अब सेक्शन सी 6, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर्स। अब क्या है जो इंस्ट्रूमेंट रिलेट कर रहा है, बहुत अलग अलग मैटर्स में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो लिखा गया है या जो डॉक्यूमेंट है वो रिलेट कर रहा है अलग अलग मैटर्स से। यहाँ पर क्या था, ट्रांजैक्शन तो एक ही थी ना, यहाँ पर क्या है, डिफरेंट मैटर्स है। एक डॉक्यूमेंट है कवर कर रहा है मल्टीपल सेपरेट मैटर्स, तो देन टोटल ड्यूटी कितनी लगेगी, सम ऑफ ड्यूटीज फॉर ऑल मैटर्स। तो फिर जितने मैटर्स हैं उन सबका सम निकाल कर, ठीक है, हमारी उस पर ड्यूटी लगेगी। ठीक है, उसको जोड़कर जितना भी ऐड करके। तो यदि एक दस्तावेज में कई अलग विषय शामिल हैं, जैसे कि आपने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसमें आपने सेल डीड के बारे में बात की, मॉर्गेज के भी बारे में बात की, तो ये क्या है, ये अलग अलग मैटर्स है ना, तो फिर सेल डीड के बारे में भी आपको पे करना पड़ेगा, जो भी स्टैम्प ड्यूटी है, स्टैम्प ड्यूटी उसकी भी लगेगी सेपरेट, और एक जो आपकी मॉर्गेज डीड है उसकी भी स्टैम्प ड्यूटी अलग लगेगी। तो प्रत्येक विषय की अलग ड्यूटी, ठीक है, उसको भी जोड़कर कुल ड्यूटी लग जाएगी। जैसे 200 रुपए आपके सेल डीड के लग रहे हैं, 500 रुपए आपके मॉर्गेज डीड के लग रहे हैं, तो टोटल फिर कितना 700 रुपए आपकी एक उसमें लग जाएगा। जैसे वन डॉक्यूमेंट है, उसमें एक ही डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसके अंदर सेल डीड भी है और लीज अग्रीमेंट भी है, तो ड्यूटी फॉर बोथ विल बी एडेड टुगेदर, दोनों की ड्यूटी जोड़कर कुल स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। ठीक है, तो मल्टीपल डिस्टिंक्ट मैटर्स इन वन डॉक्यूमेंट, बहुत सारे मैटर्स हैं और डॉक्यूमेंट एक है, तो उसको कैसे हम उसको क्या अट्रैक्ट करेगा, एग्रीगेट ड्यूटी। ठीक है, एग्रीगेट मतलब जोड़कर, इकट्ठा करके, एक साथ अलग अलग विषय पर होने वाले, अलग अलग विषय पर होने पर अलग अलग विषय होने पर एग्रीगेट ड्यूटी लगेगी। अब है सेक्शन 7, इंस्ट्रूमेंट कमिंग अंडर सेवरल डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, अब क्या है, इंस्ट्रूमेंट कमिंग अंडर सेवरल डिस्क्रिप्शंस, क्या यदि कोई दस्तावेज शेड्यूल की 2 या अधिक कैटेगरीज में आ रहा है। ठीक है, डॉक्यूमेंट एक जो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा है जो शेड्यूल के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। अब जो शेड्यूल के अंदर डॉक्यूमेंट है तो वो 2 या 2 अधिक कैटेगरीज में आ रहा है। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट है वो आ रहा है सेवरल डिस्क्रिप्शंस में। If a document falls under 2 or more categories in schedule, the highest duty among those category will apply. अब देखिए ये कह रहा है, जैसे कोई आपने डॉक्यूमेंट बनाया, अब वो डॉक्यूमेंट शेड्यूल के अंदर 2-3 जगह पर लिखा है, उससे रिलेटेड जिस मैटर पर आपने अपना डॉक्यूमेंट बनाया है वो शेड्यूल में 2-3 जगह पर आ रहा है। अब डाउट ये आ रहा है कि अब हम कौन सी स्टैम्प ड्यूटी पे करें, तो इस सेक्शन ने क्लियर कर दिया कि अगर सेवरल डिस्क्रिप्शन है तो आप हाईएस्ट ड्यूटी जो उस कैटेगरीज में है, ठीक है, तो जो उनमें से सबसे अधिक स्टैम्प ड्यूटी है वो ही लागू होगी। जैसे कि एक डॉक्यूमेंट है, अगर उस डॉक्यूमेंट को हम देखें तो वो क्वालिफाई कर रहा है कि वो अग्रीमेंट भी लग रहा है, ठीक है, और वो क्वालिफाई एज मॉर्गेज भी हो रहा है, ठीक है, दोनों चीज हो रही है। तो अब एग्रीमेंट है उसकी स्टैम्प ड्यूटी कम आ रही है, मॉर्गेज है उसकी स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा आ रही है, तो इफ मॉर्गेज ड्यूटी इज हायर तो मॉर्गेज ड्यूटी विल अप्लाई। अब देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो सेक्शन 7 है उसके अंदर क्या बात है, उसके अंदर ये बात की गई है जो डॉक्यूमेंट है वो 2 या 3 कैटेगरीज में फॉल कर रहा है एक ही डॉक्यूमेंट, और जो सेक्शन 6 है इसके अंदर क्या बात हो रही है, डॉक्यूमेंट है उसके अंदर बहुत सारे मैटर्स हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे मैटर्स हैं, इसलिए सबकी स्टैम्प ड्यूटी पे की जाएगी। लेकिन सेक्शन 7 में सबकी स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की जा रही है, हाईएस्ट पे की जा रही है। सेक्शन 6
को आपको याद रखना है कि सेक्शन 6 में सेवरल मैटर्स हैं, वो भी अलग अलग है। सेक्शन 6 सेवरल मैटर्स, ठीक है, एस और एस से याद रखना है, सेपरेट मैटर्स है। सेक्शन 6 में सेपरेट मैटर्स है। और जो सेक्शन 7 है उसमें क्या है, सेवरल डिस्क्रिप्शंस हैं, तो उसमें हाईएस्ट ड्यूटी पे की जाएगी। देखो 6 और 7 में क्या बड़ा है, 7 बड़ा है, तो मतलब 7 में हाईएस्ट ड्यूटी पे करने की बात की गई है, ऐसे याद रखना। फिर बचा हुआ 6 है तो उसके अंदर आपको याद ही रहेगा, ठीक है। अब सेक्शन 7 का एमसीक्यू, इफ डॉक्यूमेंट फॉल्स अंडर मल्टीपल डिस्क्रिप्शन, एक डॉक्यूमेंट है लेकिन अलग अलग शेड्यूल के अलग अलग डिस्क्रिप्शन में फॉल कर रहा है, तो देखो सबसे ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी कहाँ पे हो रही है, और वही अप्लाई हो जाएगी, हाईएस्ट ड्यूटी अप्लाई। एक से अधिक कैटेगरी होने पर हाईएस्ट ड्यूटी लगेगी। फिर है सेक्शन 8, ड्यूटी ऑन कॉपीज, काउंटर पार्ट्स और डुप्लीकेट। अब स्टैम्प ड्यूटी कॉपीज पर या फिर कोई जो उसका डॉक्यूमेंट है उसके काउंटर पार्ट्स हैं उसमें, या फिर जो डुप्लीकेट्स हैं, तो ये सेक्शन 8 उसकी बात कर रहा है। इफ प्रिंसिपल और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैज नॉट पेड प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी देन, अब क्या ये सेक्शन क्या बात कर रहा है कि ठीक है, आपने अपने प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट पर या जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उस पर आपने प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी, कोई बात नहीं, अब आप कॉपी लेंगे उस पर लगा देंगे, हम डुप्लीकेट लेंगे उस पर लगा देंगे, या फिर कोई काउंटर पार्ट है तो, या फिर कोई उससे रिलेटेड अदर इंस्ट्रूमेंट है तो वो लायबल होगा फुल स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए। समझ आया, छोड़ेंगे नहीं आपको, स्टैम्प ड्यूटी तो पूरी लेकर ही रहेंगे। ओरिजिनल पर नहीं दे रहे हो तो कॉपी पर ले लेंगे, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी तो पूरी लेनी पड़ेगी। तो कोर्ट में अलाउ पेमेंट लेटर एंड देन एडमिट इट इन एविडेंस। यदि मुख्य दस्तावेज पर सही स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी गई तो उसकी कॉपी, डुप्लीकेट, काउंटर पार्ट पर भी पूरी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। ऐसे दस्तावेज कोर्ट में सबूत के रूप में स्वीकार नहीं होगा जब तक कि ड्यूटी जमा ना हो जाए। सच डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। जब प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी आपने पे ही नहीं करी, उस स्टैम्प प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी आपने पे नहीं की उस डॉक्यूमेंट पर, तो फिर उस डॉक्यूमेंट को हम एविडेंस में यूज नहीं करेंगे जब तक कि स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं हो जाती, ठीक है। तो ऐसे दस्तावेज कोर्ट में सबूत के रूप में स्वीकार नहीं होंगे जब तक कि स्टैम्प ड्यूटी जमा ना हो जाए। सच कोर्ट में अलाउ पेमेंट लेटर एंड देन एडमिट इट इन एविडेंस। और अगर ऐसा है कि कोर्ट को दिख गया कि स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर पे नहीं की गई, तो कोर्ट ऐसा भी कर सकता है कि बाद में ड्यूटी जमा कराकर उसे एविडेंस के रूप में स्वीकार कर सकता है कि ठीक है, आपने इसमें प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी, स्टैम्प ड्यूटी पे कर दो और हम इसको क्या करेंगे, एविडेंस के रूप में स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कॉपी डॉक्यूमेंट इज नॉट सेफ इफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज अनस्टैम्प्ड। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपका अनस्टैम्प्ड है तो उसके कॉपी जो डॉक्यूमेंट है वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि जब आपको ओरिजिनल ही अनस्टैम्प्ड है, ठीक है, यदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर ड्यूटी नहीं दी गई तो कॉपी भी सुरक्षित नहीं मानी जाएगी, ठीक है, जो उसकी सर्टिफाइड कॉपीज होती है। क्योंकि हमने पढ़ा एविडेंस एक्ट में सर्टिफाइड कॉपीज को भी हम एविडेंस के तौर पर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी को हम तब तक यूज करेंगे जब आपने उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर क्या है, स्टैम्प ड्यूटी पे की और नहीं पे की है तो उसका भी कोई यूज नहीं है फिर सर्टिफाइड कॉपी का भी। एग्जाम्पल, ओरिजिनल सेल डीड है, उसको एक्सिक्यूट किया गया था आउटसाइड राजस्थान विदाउट प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। तो जैसे राजस्थान से बाहर लाइक दिल्ली में एग्जीक्यूट हुआ सेल डीड और उस पर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी, ठीक है, और इट्स डुप्लीकेट कॉपी इज प्रोड्यूस्ड इन, अब उसका क्या है कि डुप्लीकेट कॉपी को प्रोड्यूस किया जाता है राजस्थान कोर्ट में, तो कोर्ट डिमांड कर सकता है, कोर्ट ये कह सकता है कि पहले प्रॉपर ड्यूटी इसकी पे करो और फिर ही उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, फिर इसको हम एविडेंस मानेंगे। तो इफ ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट प्रॉपरली स्टैम्प्ड, कॉपी ऑल्सो बिकम्स चार्जेबल। अगर ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट पे प्रॉपर आपने स्टैम्प पे नहीं किया तो फिर क्या होगा, कॉपी पर भी ड्यूटी लगेगी। अनस्टैम्प्ड डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी यूज्ड इन एविडेंस। कोर्ट में एडमिट सच डॉक्यूमेंट आफ्टर पेमेंट ऑफ ड्यूटी। कोर्ट ड्यूटी जमा होने के बाद डॉक्यूमेंट को स्वीकार कर सकता है। फिर है सेक्शन 9, पावर टू रिड्यूस, रेमिट और कंपाउंड ड्यूटीज, ठीक है, पावर टू रिड्यूस, रेमिट और कंपाउंड ड्यूटीज। अब देखिए ये सेक्शन ये कह रहा है गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट में रिड्यूस, रेमिट और कंपाउंड स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है, सरकार चाहे तो क्या कर सकता है, इफ पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर
सरकार जनहित में क्या कर सकता है, सरकार जनहित में क्या कर सकती है, स्टैंप ड्यूटी को या तो कम कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, या फिर रैमिट कर सकती है, ठीक है, या फिर क्या कर सकती है, माफ कर सकती है कि ठीक है आप स्टैंप ड्यूटी पे ही मत करो, या फिर कंपाउंड, ठीक है, एक मुश्त, या फिर कंपाउंड मतलब एक बार में इतना ही क्या है आप तय कर सकती है कि आप इतना दे दीजिए, ठीक है, तो कंपाउंड भी कर सकती है। लेकिन किस में, ये चीज याद रखना, इफ पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर, एमसीक्यू में ये किया जाएगा कि पब्लिक इंटरेस्ट की जगह कुछ और वर्ड लिख दिया जाएगा, जनरल कन्वीनियंस, पब्लिक कन्वीनियंस, कुछ भी लिख दिया जाएगा। अब देखिए दिस पावर में अप्लाई, अब ये जो पावर है ये किस पर अप्लाई करेगी, कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स पर, कुछ स्पेसिफिक क्लास ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उस पर, और कुछ स्पेसिफिक पर्संस पर, ठीक है। यह छूट किसी विशेष दस्तावेज, दस्तावेज की श्रेणी या विशेष व्यक्ति को दी जा सकती है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प्स may also consolidate duties in certain cases like insurance policies, receipts, debentures, securities and transfer। अब जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प्स हैं वो क्या कर सकते हैं, कुछ मामलों में क्या करेंगे, जो कंसोलिडेटेड स्टैम्प ड्यूटी को तय कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो पावर दे दी गई है इंस्पेक्टर जनरल को, जब स्टैम्प ड्यूटी को कंसोलिडेट करना है, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी का केस है, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी है वो डॉक्यूमेंट है, या रिसीट्स है कोई, या फिर डिबेंचर्स है, या फिर सिक्योरिटीज ट्रांसफर है, इस केसेस में क्या होगा, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टाम्प है वो इन केसेस में स्टैम्प ड्यूटी को कंसोलिडेट कर सकती है। तो क्या गवर्नमेंट रिड्यूस कर सकता है स्टैम्प ड्यूटी फॉर वुमेन परचेजिंग प्रॉपर्टी, तो सरकार महिलाओं द्वारा संपत्ति खरीदने पर स्टैम्प ड्यूटी कम कर देती है। तो देखिए अगर कोई वुमेन प्रॉपर्टी खरीद रही है तो उसको स्टैम्प ड्यूटी कम, गवर्नमेंट चाहे तो उससे स्टैम्प ड्यूटी कम ले सकती है, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, कम कर रही है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। देखो पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ठीक है, ये तभी डिसाइड होगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट है या नहीं। तो तो फिर विमेन के लिए जो है जो प्रॉपर्टी परचेज कर रही है उसमें स्टैम्प ड्यूटी को कम करना भी पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्स ड्यूटी ऑन, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दी गई है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है, कि गवर्नमेंट चाहे तो ये, क्योंकि ऑब्वियसली हम राजस्थान स्टैम्प एक्ट पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर पावर दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन ड्यूटीज को कंट्रोल भी कर सकती है, ठीक है, किस किस चीज पर, चेक पर, बिल ऑफ एक्सचेंज पर, इंश्योरेंस पॉलिसी पे, रिसिट एक्सेट्रा। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट है उसने बहुत ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी लगा दी है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको फ्री नहीं छोड़ रखा है, ठीक है, उसको कंट्रोल कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, स्टैम्प ड्यूटी को कंट्रोल करेगी, और कौन कौन से केसेस में, जैसे चेक हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, रिसीट एक्सेट्रा, इस पर फिर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी ऑल अदर स्टैम्प ड्यूटीज, ठीक है, बाकी जो अदर स्टैम्प ड्यूटीज है उनको कंट्रोल करेगी स्टेट गवर्नमेंट। तो चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, इंश्योरेंस पॉलिसी आदि पर ड्यूटी संबंधित शक्ति केंद्र सरकार की होती है, अन्य मामलों में शक्ति राज्य सरकार की होती है, ठीक है। बाकी सब में बचे हुए राज्य सरकार, और इन सब मैटर्स में कौन है, इन सब मैटर्स में है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में रिड्यूस ड्यूटी, गवर्नमेंट चाहे तो जो स्टैम्प ड्यूटी को कम कर सकते हैं, यस, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट का मामला हो तभी। इंस्पेक्टर जनरल में कंपाउंड ड्यूटीज, तो जो इंस्पेक्टर जनरल है क्या वो ड्यूटीज को कंपाउंड कर सकता है, तो देखिए इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटीज, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी, इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटीज, ट्रांसफर, रिसीट, डिबेंचर्स, इस केसेस में क्या है, ड्यूटी को कंपाउंड किया जा सकता है, कंसोलिडेट किया जा सकता है, ठीक है। इस केस में इंश्योरेंस और सिक्योरिटी मामलों में ड्यूटी कंपाउंड की जा सकती है। फिर पावर रिगार्डिंग चेक, स्टैम्प ड्यूटी बिलोंग्स टू, अब देखिए एक सेकेंड रुकिए,
ठीक है। इंस्पेक्टर जनरल क्या कर सकता है, मेक कंपाउंड ड्यूटीज रिलेटिंग टू इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस और सिक्योरिटीज मामले में ड्यूटी कंपाउंड की जा सकती है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर कंपाउंड मतलब भैया कि मर्ज करना एक तरीके से, अमेलगमेट। देखिए, पावर रिगार्डिंग चेक स्टैम्प ड्यूटी बिलोंग्स टू, चेक रिलेटेड जो पावर है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। चेक संबंधित स्टैम्प ड्यूटी पर शक्ति केंद्र सरकार की होती है। फिर है 9A, पावर टू रिड्यूस और रैमिट पेनल्टी और इंटरेस्ट। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, अभी तक हमने स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर पढ़ी थी वो पढ़ी थी स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि स्टैम्प, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रिड्यूस और रेमिट कर सकती है पेनल्टी को या फिर किसी ऐसे इंटरेस्ट को अंडर द एक्ट इफ पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर। ठीक है, तो अगर सरकार चाहे तो जनहित में, ठीक है, राज्य सरकार किसमें, जनहित में क्या कर सकती है, पेनल्टी, ठीक है, या फिर जो इंटरेस्ट है या फिर दोनों को कम या माफ कर सकती है। अभी हमने 9 में पढ़ा था स्टैम्प ड्यूटी के बारे में कि स्टैम्प ड्यूटी को रिड्यूस किया जा सकता है, गवर्नमेंट के पास पावर है। यहाँ पर बात हो रही है जो पेनल्टी और इंटरेस्ट है उसको भी स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूस या रेमिट कर सकती है, लेकिन ऐसा जब वो करेगी तो उस समय क्या करना होगा, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, गवर्नमेंट वेव्स लेट पेनल्टी ड्यूरिंग स्पेशल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन स्कीम। अब विशेष रजिस्ट्रेशन स्कीम में सरकार ने क्या कहा कि जो लेट पेनल्टी है उसको क्या है, माफ कर देती है। तो जो जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया, वेव कर दिया, माफ कर दिया, क्या कि जो लेट पेनल्टी होता है ना कि अगर आप लेट स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हैं तो पेनल्टी लगेगी, तो उसको भी माफ किया जा सकता है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके। अंडर सेक्शन 9A, गवर्नमेंट में रिड्यूस सैलरी, गवर्नमेंट क्या रिड्यूस कर सकती है, इंटरेस्ट और पेनल्टी। ठीक है, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में बात हो तब। रिडक्शन और रेमिशन कैसे होगा, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके। ठीक है, तो अभी हमने सेक्शन 9 तक कवर कर लिया है। That's all for today. If you are liking the way I am teaching to you, do subscribe my channel, do comment, and do like, and don't forget to subscribe my channel. Bye bye, take care.